कल हम लोगों ने दोलन के बारे में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन किया था और आज इस समय हम लोग कि दोलन के अंदर ऊर्जा कैसे होती है, दोलन को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं और उसको किस प्रकार हम समझें कि जब तरंग हम पढ़ें तो उसको सरलता से समझ सकें। सबसे पहली बात जो कल हम लोगों ने सीखी थी वो ये थी हम लोगों ने ये कहा था कि कोई भी बिंदु अगर इस सर्किल पर सरल गति कर रहा है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सरल गति कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे वो SHM करेगा, यानी कि सरल आवर्त गति करेगा। ये कल बताया था मैंने आपको। इसको लेके एक बार समझ लें कि इसका मतलब क्या है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर एक बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट किया, इसका हमेशा वो बनाने का मैंने आपको बताया था कि मन में जरूर बना लें। इसका मतलब हम मैक्सिमम जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इसका विस्थापन दिखा रहा है। तो हम उस बिंदु को ले रहे हैं जो कि अधिकतम विस्थापन पर है, इस पर ले जाकर हमने छोड़ा इसको। ये मन में बात ध्यान रखनी है। अब ये बिंदु चलना शुरू हुआ, ये मान लीजिए इस जगह पहुंचा, कोई सी भी एक जगह ले लीजिए। तो इस जो बिंदु इसके ऊपर जो उसका प्रोजेक्शन होगा, इस बिंदु का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो SHM दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर इस पर एक लंब डाला, असली में ये वाला पॉइंट यहां आया, अर्थात अगर हम इसको यहां देखें, समझ में आए, ये अपना अधिकतम आयाम है, इसको हम कहते हैं आयाम। अर्थात जब इस बिंदु ने यहां चला सर्किल पे, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो इस पर जो प्रोजेक्शन आएगा, इसका जो मोशन होगा वो सरल आवर्त गति कहलाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि कोई बिंदु वृत्त पर ये मूल बिंदु है कि जब अगर ये बिंदु, ये पार्टिकल इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे आएगा वो सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेगा। अब ये यहां पर पहुंचा, फिर हमने इस पे एक लंब डाला, ये बिंदु यहां आ गया। अब ये बिंदु जब उच्चतम स्थान पे पहुंचा सर्किल के, तो इसका विस्थापन कितना रह गया, अगर हम इसका परीक्षण करते हैं तो विस्थापन यहां आ गया, तो विस्थापन कितना हुआ, 0। इसका मतलब ये कहां आ गया, वापस अपने इस स्थान पर आ गया। ठीक है, हम लोगों ने यहां से छोड़ा था, इस जगह पहुंचकर जबकि विस्थापन 0 रह गया, यानी विस्थापन तो होता है हमेशा मध्य बिंदु से, इस बिंदु से इसका विस्थापन यहाँ पे अधिकतम था। अब चूंकि ये वापस यहाँ आ गया तो इसका विस्थापन 0 हो गया, जो आपको इस वाले चित्र से बहुत सरलता से दिख रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे चला
इसका प्रोजेक्शन जो आ रहा है ये SHM दिखाएगा इस लाइन पर, इस एक्सिस पर। अब ये यहाँ पर आ गया, मैं इसलिए सारे बना रहा हूँ इससे आपके मन में बिल्कुल पक्की बात बैठ जाए, क्योंकि ये सब आसानी से फिर आपको समझ में आएगी बात। अब ये यहाँ पर आ गया, अगर हम इसको देखें इस बिंदु पे यहाँ पर देखें तो क्या हुआ, ये पेंडुलम इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसका कितना विस्थापन हुआ, ये वाला विस्थापन हुआ। और अगर ये इस बिंदु पर आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, अधिकतम विस्थापन हो गया। अधिकतम विस्थापन का मतलब ये इधर दिशा में जो जाना था वो अधिकतम दूरी पर पहुंच गया। ठीक है, अब जो मुख्य बात है वो देखने की है कि ये बिंदु अगर यहां पर पहुंचा तो इसका अगर हमने प्रोजेक्शन डाला इस पर यहां पर, तो ये बिंदु कहां आ गया, यहां पे चल रहा था ना, ये यहां पे पहुंचा, इसका हमने इस पे प्रोजेक्शन डाला तो ये यहां से यहां आ गया। ये समझ में आई बात या नहीं। और अगर हम इसको फिर यहां पर ले आए, अर्थात ये वापस इसको हमने मध्य बिंदु पे ले आए, तो मध्य बिंदु पे क्या हुआ, इसका विस्थापन 0 हो गया। इसका मतलब ये यहां पर आ गया। और इसी प्रकार अगर हम इसको यहां ले जाएं, इसका पोजीशन यहां हुआ, अब यहां क्या हो गया, ये यहां पर पहुंचा, और जब इस जगह आ जाएगा तो ये अपने अधिकतम पर पूर्व स्थान पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को आसानी से जब समझ सकते हैं जबकि हम इसको सर्किल से देखें कि किस प्रकार यहां पर बिंदु चल रहा है। तो अगर हमने ये देखा कि बिंदु तो सरल गति कर रहा था एक गति से, लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन था, प्रेक्षण था एक्स एक्सिस पर, वो पहले यूं गया और फिर ये वापस यहां पर आ गया। इसका मतलब इसने एक दोलन पूरा कर लिया। ये बात समझ में आ गई। क्योंकि इस बात के समझ में आने के बाद फिर कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। अब आपको याद होगा कि आपने जो तीसरा चैप्टर पढ़ा था जिसमें वृत्त पर सरल गति पढ़ी थी, याद है ना। तो जब अगर हमने देखा था उसके अंदर, अगर सर्किल अच्छा नहीं बने तो उसको माइंड मत करना। हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई बिंदु अगर इस सर्किल पर चल रहा है, अब इसके क्या इसका अर्थ है उसको समझने के लिए, अगर ये बिंदु यहां चल रहा है तो हम लोग इसकी गति क्या कहते हैं, सरल गति क्या होती थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यानी कि अगर यहां पर a है अपना अधिकतम आयाम, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा। ओमेगा इसकी कोणिक गति है। ठीक है, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा अपने को पता था, किसी भी बिंदु पर यहां पता है। अगर हम इसको दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, यहां पर वृत्त में ये आपने सीखा होगा कि एक अगर हम लंब डालें इससे, वृत्त के ऊपर अगर हम एक लंब डालें यहां से इस जगह से, तो ये इसका क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। ये टेंजेंट क्या दिखाता है, गति को। ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपको, पढ़ा है ना। तो ये इसकी गति को दिखाता है, और चूंकि ये एक वेक्टर है तो इसकी लंबाई क्या दिखाएगा, परिमाण, कि इसका कितने मीटर पर सेकंड, यानी कि इसका जो परिमाण है, परिमाण तो होगा इसका
इसकी माप और दिशा इसकी ये है, यानी कि ये वेक्टर इसकी जो साइज है, जो परिमाप है, वो दिखा रहा है कि ये इसका तो मान है और ये इस दिशा में जा रहा है, और ये हमेशा त्रिज्या के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि समकोण बनाता है। हमने क्या सिद्धांत सीखा था कि अगर ये वी टी है तो क्या सिद्धांत सीखा था कि जो भी सरल गति कर रहा है सर्किल के ऊपर, उसका अगर हम प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स एक्सिस पे तो वो एस एच एम को दिखाता है। यानी कि अगर इस पार्टिकल की गति ये है तो इसका प्रोजेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस पे ले लें तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति दिखाएगा। बात समझ में आई? अपन ये बार बार कह रहे हैं यहां पर कि अगर एक पार्टिकल सरल गति कर रहा है एक वृत्त पर तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस पे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति दिखाता है। यहां पर भी हम उसी चीज को अपनाना चाहते हैं। अब देखो कितना सिंपल हो जाएगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर ये इसकी वेलोसिटी है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कर रहा है पार्टिकल यहां पर इसके ऊपर, पार्टिकल तो यहां कर रहा है, तो उसकी अगर हम गति निकालना चाहें तो इसका प्रोजेक्शन हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लें। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लेने का क्या सिखाया था आपको? अगर मान लीजिए ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है ना, कल सीखा था ना ओमेगा टी प्लस फाइव होता है किसी बिंदु पे। अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है और हम इसका प्रोजेक्शन यानी कि इस पूरे का प्रोजेक्शन यहां लेना चाहते हैं, प्रोजेक्शन क्या सिद्धांत सिखाया था? अगर हम इस एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं यानी कि ये लाइन भी इसके पैरेलल है, इस पे प्रोजेक्शन ले लें, तो अगर इस रेखा को अपन इस पे गिरा दें उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। ये एंगल क्या होगा, कोई बच्चा बताओ? नाइन्टी माइनस, ठीक है, ये एंगल होगा कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि ये पूरा 90 है, ये सरल है, तो ये पूरा अगर क्या होगा, ये वाला पूरा एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या होगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, किसी को कहीं स्टेज में दिक्कत बताना बिल्कुल, मैं धीरे धीरे इसलिए बताऊंगा आपको क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। दोबारा सुनो, हम लोगों ने क्या कहा था बेटा कि अगर कोई सा भी सर्किल है उस पर कोई भी बिंदु है, उसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो सरल आवर्त गति को बताएगा। इस प्रकार हम ये जानना चाहें कि ये जो बिंदु सरल आवर्त गति कर रहा है तो इसकी गति क्या होगी। अब हमको इस बिंदु की गति निकालना भी, ये तो पता लगा लिया कैसे चलेगा, लेकिन इसकी गति क्या होगी, उस गति को निकालना आवश्यक है। और गति निकालने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? हमने कहा कि ये बिंदु चल रहा था, इसकी स्थिति तो इससे पता चल गई, हमने नंबर डाल दिए, लेकिन हमने कहा था अगर हमें किसी भी चीज का प्रोजेक्शन हम कर देंगे एक्स एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस की स्पीड आ जाएगी। अर्थात अगर इसकी गति यहां पर यह है, इस बिंदु की सरल जो गति कर रहा है इस वृत्त पर, इसका अगर हम प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे डाल दें यानी कि पी क्यू पे डाल दें या आर एस पे डाल दें, एक ही मतलब है, दोनों पैरेलल है, इसका प्रोजेक्शन अगर हम इस पे डाल दें तो ये जो बिंदु है इसके ऊपर गति आ जाएगी जो कि एक एस एच एम कर रहा है। आई बात समझ में? किसी बच्चे को नहीं आई दोबारा बता सकता हूं तीसरी बार भी। ये वेलोसिटी है, इसकी ये परिमाप है इतना, इस वेलोसिटी का आपने को दिशा पता है वो ये है। हम ये कह रहे हैं कि इसका इस लाइन पे जो प्रोजेक्शन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की गति होगी। ठीक है, तो इसको हमने प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, इसको यहाँ डाल दिया इस लाइन पे। इस लाइन पे डालने का क्या मतलब हुआ, अगर हम एस एच एम की गति निकालना चाहें तो क्या होगा, वी क्या होगा, वी टी, वी इज इक्वल टू वी टी, आगे ये वी टी है
इसको इस पे डाला, क्या हुआ, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये स्टेप बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया या नहीं? नहीं आया? मैं इस छोटी चीज़ को यहाँ बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये अपन ने कहा ये v है, ठीक है, ये हमने एंगल निकाल लिया, ये कितना है, इसका अगर हम इस लाइन पे प्रेक्षण करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे, तो अपन ने क्या कहा था, इस लाइन को यूँ लाएंगे, यानी कि v cos थीटा, v cos थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, v cos, बस ये तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब तो। और चूंकि ये cos 90 माइनस थीटा का रूप हो गया, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। समझ में आई बात कुछ या नहीं? केवल प्रोजेक्शन सीख जाओ तो बस सब पता चल जाएगा क्या होना है। अगर हम इसको केवल प्रोजेक्शन के रूप में अगर देखें तो, अब बताओ इसको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको, ये तो मैंने आपको दिखाना चाहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे इसे समझ सकते हैं। अब इसको बहुत सरल तरीके से करते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझना पड़ेगा, ये याद भी नहीं रखना पड़ेगा, और इसको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो आप, हम लोगों ने x क्या निकाला था, कल निकाला था, एक्स टी क्या निकाला था, a ओमेगा टी प्लस फाइव। हम जानते हैं कि गति क्या होती है, डी एक्स टी अपॉन डी टी, ठीक है। अगर हम इसको डी एक्स बाई डी टी करें तो क्या होगा, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो डी बाई, एक तो कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया अपन ने, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या होगा इसका, कोई बताएगा बच्चा? ए कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन। होता था नहीं होता था? तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और कोई चीज रह गई जो आनी चाहिए बाहर, इंटू ओमेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहीं लिख देते हैं। तो क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल, क्योंकि वो तो अपने को लग रहा था कि कुछ बड़ा हो गया, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक। अब अगर हम इसको सरलता के लिए फाइव को जीरो मान लें, फाइव को जीरो का क्या मतलब है, फाइव को जीरो का क्या मतलब है इस चित्र में, प्रारंभिक कला कोण जीरो, यानी कि कहां से छोड़ रहे हैं हम इसको, इस जगह से। प्रारंभिक कला कोण जीरो का मतलब, प्रारंभिक कला कोण क्या बताया था आपको कल, दोबारा देखो, आप खूब बार पूछ लो लेकिन बिल्कुल पक्का कर लेना। ये प्रारंभिक कला कोण ये होता है फाई, जहां से कि पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, जो गति करना शुरू कर रहा है। फिर अपन ने कहा था कि टी टाइम के पश्चात ये यहां पर पहुंचा,
और ये दूरी अपन ने बताया था कि ओमेगा टी होती है, तो इसलिए ये ओमेगा टी प्लस फाइव था। अगर हम सरलता के लिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए और भी अच्छी तरह से, हम इसको फाइव को कहते हैं जीरो, यानी कि इस चित्र के बराबर आ जाते हैं, जिससे कि इस चित्र के साथ साथ मिल जाएंगे हम लोग। फाइव जीरो का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर फाइव अगर कुछ होता तो यहाँ से स्टार्ट होता, नेगेटिव होता तो यहाँ से स्टार्ट होता। अब अगर हम कहें कि इसको हम फाइव को जीरो मान लें तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये होती है वेलोसिटी। ठीक है, अब इसको देख के बताओ कि ये वेलोसिटी कब सबसे ज्यादा होगी। केवल इस इक्वेशन को देख के बताओ कि वेलोसिटी सबसे ज्यादा कब होगी, जबकि, हाँ बोलो बोलो, जबकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू मतलब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो, यानी कि 90 डिग्री उसका कोण हो, यानी कि ओमेगा टी 90 डिग्री हो। ठीक है, कितना सरल है। अगर हम कब होगी अधिकतम, समझ में आई बात, कब होगी अधिकतम, जबकि ओमेगा टी 90 है। ओमेगा टी 90 का मतलब ये वाला एंगल 90 हो गया। ठीक है, तो इस पेंडुलम में क्या मतलब हुआ इसका, माध्य की स्थिति। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति कब सबसे ज्यादा होती है, जबकि वो अपनी माध्य स्थिति पर हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रीजन इसका कितना सिंपल है, इतना चौड़ा लंबा चौड़ा किताब में समझा रखा, कोई इसकी आवश्यकता नहीं अपने को। सिंपल ये याद रखो, इसकी वेलोसिटी ये है, और चूंकि जब इसके मान एक आएगा तब वो अधिकतम होगा, और एक कब आएगा, जबकि ओमेगा टी 90 डिग्री होगा। तो फटाक से ये वाला चित्र याद रखना। अच्छा 90 डिग्री कब हुआ, ये हुआ, इसका मतलब माध्य स्थिति, विस्थापन जीरो। विस्थापन तो इससे दिख रहा है ना, ये विस्थापन अधिकतम है, इधर ये अधिकतम है, इस बिंदु पे विस्थापन जीरो है। इसका मतलब हमारा अगर v यहां पर v मैक्सिमम होगा, और न्यूनतम कम होगा ये, ओमेगा टी जीरो का मतलब ये लाइन यहाँ है, यानी कि बिंदु यहीं पर है, अर्थात अधिकतम पर है। तो ये अपने को पता चल गया कि ये, इन तीनों चीजों को इसलिए दिखा रहा हूं साथ साथ, जिससे कि आपके मन में बैठ जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपने को फटाक से ये तीनों डायग्राम अगर हम इमेजिन कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत सरल हो जाएगा। अब हम इसका निकाल के देखते हैं त्वरण। अब त्वरण निकालें, अब देखो, आप खुद देख लेना आप कितना इजी होगा ये। त्वरण क्या होता है, ठीक है, और हमको ये भी पता है कि अगर कोई बिंदु सर्किल के चारों तरफ कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बोलो बोलो जल्दी, कोई बच्चा बताओ। नो, अगर कोई सरल गति कर रहा है कोई बिंदु किसी वृत्त के ऊपर, तो उसका त्वरण क्या होता है, याद करो याद करो। हाँ, त्वरण जीरो तो हो ही नहीं सकता। पंखा जब अपनी उदाहरण नहीं देते थे पहले, जब अपने कि पंखा चल रहा है उसका त्वरण थोड़ी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हर बार आपकी दिशा चेंज हो रही है, गति की, वेक्टर की गति चेंज होती जा रही है दिशा, इसलिए त्वरण जीरो तो हो ही नहीं सकता। तो इसका त्वरण क्या होगा, यस, ये जो पार्टिकल है इसका त्वरण होगा
आप लोगों ने अच्छी, मुझे खुशी हो रही है कि आपको ये सब चीज़ें आती हैं इस बिंदु का। लेकिन जो अपने को किसका निकालना है, जो बिंदु SHM कर रहा है, जो सरल आवर्त गति कर रहा है, हमें उसको निकालना है। और हम लोगों को ये पता है कि किसी भी सर्किल पर अगर हम कोई भी बिंदु लें, ये तो उसकी गति को दिखाएगा और इसके परपेंडिकुलर ये जो होगा ये त्वरण होगा, क्योंकि त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ चलता है। आपने पढ़ा होगा ना, जब अपन एक गाड़ी चला के दिखाते हैं, उदाहरण की गाड़ी चल रही है कर्व के ऊपर, या हम पत्थर को चारों तरफ घुमा रहे हैं, उसमें सिखाते हैं कि जो भी त्वरण है वो हमेशा केंद्र की तरफ है। ये तो सरल गति का हो गया। अब हमने देखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैसे निकालें इस चीज को। एक तरीका तो ये है कि हमने ये निकाल लिया, ये इसका सरल गति में है v²/a, और उसका प्रोजेक्शन ले लें। ठीक है ना, लेकिन ये तो थोड़ा सा कठिन मेथड है, अपन तो सिंपल सरल सा अपनाना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। इसका क्या होगा, किस चीज़ का होगा, AW माइनस A ओमेगा d/dt माइनस A ओमेगा साइन ओमेगा टी। A ओमेगा तो बाहर निकाल लेते हैं, सो माइनस A ओमेगा। अब साइन ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और इसका कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस A ओमेगा स्क्वायर ये A कॉस ओमेगा टी क्या था, A कॉस ओमेगा टी क्या था, x विस्थापन। तो अपन इसको लिख सकते हैं यहां पर माइनस A ओमेगा स्क्वायर एक्स टी। ये बात समझ में आई। ये हट जाएगा, क्या हो गया, ठीक है। ये सही है गलत, कौन बच्चा बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। सही है, ठीक। तो इसका मतलब हमारा त्वरण क्या हो गया, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि त्वरण जो है किसके अनुपातिक है, विस्थापन के, क्योंकि गति तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म सरल आवर्त गति कर रहा है, ओमेगा तो पता ही है हमको। हमें अब ये पता चल गया कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण तो है ये और इसकी गति है कोई कंफ्यूजन। अगर मान लीजिए अब मैं आपसे पूछूं कि ये त्वरण अधिकतम कहां होगा, बिल्कुल सही है। कोई बच्चा बता सकता है कि क्यों होगा 0 डिग्री पे। यस, क्योंकि यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और 1 कब होगी, जबकि ओमेगा टी 0 होगा, यानी कि हमारा जो ये एंगल जो है यहाँ वाला ये 0 होगा। 0 कब होगा, जबकि ये प्रारंभिक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना मोशन। ये बात समझ में आई, दोबारा समझो। A ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, इसकी अधिकतम कब होगी वैल्यू, जबकि ओमेगा टी 0 होगा, क्योंकि कॉस 0 ही 1 होता है। कॉस 0 चूंकि 1 होता है, इसलिए जब ओमेगा टी 0 होगा, जब ओमेगा टी 0 है तो एक्सेलरेशन मतलब त्वरण क्या होगा, अधिकतम। तो अब बताओ जरा उस
पेंडुलम में देखो कहाँ होगा, जहाँ ओमेगा टी जीरो है। ओमेगा टी जीरो कहाँ है, जबकि ये पॉइंट यहाँ पर है, अधिकतम आयाम। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन इक्वेशन के माध्यम से कोई भी चीज़ का मान निकाल सकते हैं। अब हमें पता है ये वेलोसिटी है, ये हमको पता है कि ये इसका त्वरण है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसका x, अभी सब पता चल गया अपने को न्यूनतम अधिकतम कहाँ कहाँ है। अब ये बताइए कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, x एक्सिस पे लें हम टाइम और y एक्सिस पे लें विस्थापन। अब हमें एक ग्राफ बनाना है, x एक्सिस पे लीजिए टाइम, y एक्सिस पे लीजिए विस्थापन या गति या त्वरण। अब हम सबसे पहले अगर हम विस्थापन का देखें बना के, ये हमने कहा टाइम है और ये हम कह रहे हैं एक्स टी है, और हमको ये पता है एक्स टी इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी है, ए कॉस ओमेगा टी है। तो t इजिकल टू जीरो पे क्या होगा इसका विस्थापन, ये t इजिकल टू जीरो हो गया ना यहाँ पर। t, अब देखो जल्दी सोच के बताओ आराम से। अपना क्या दे रखा है, एक्स टी इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव को अपन ने जीरो मान रखा है। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, देखो सरलता से याद करने के लिए, एक्स टी इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब अपन क्या कह रहे हैं कि t इजिकल टू जीरो पे क्या मान होगा, तो t इजिकल टू जीरो पे क्या मान होगा, कॉस जीरो, तो a, तो ये हो गया a अधिकतम आयाम। अब इसको हम अगर कर्व को बनाए तो कैसा बनेगा, चार अलग अलग बनाने चाहिए थे। समझ गए। अब हम ये कहें कि गति का देखें, अगर ये मान लीजिए गति दिखा रहा है, अब t इजिकल टू जीरो पर गति कितनी है, अपन यहाँ लिख रखा है वी टी इजिकल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। टी इजिकल टू जीरो पे क्या हुई गति, जीरो। अब t इजिकल टू टी बाई फोर पे निकालो, क्या होगा, t इजिकल टू टी बाई फोर, ये t बाई फोर है ना, ये वाला, ये t बाई फोर है, ये t बाई टू है, ये 3t बाई फोर है, ये t है। अपने को निकालना है कि अब t बाई फोर पे क्या स्थिति होगी, कैसे देखो करके। अपन कह रहे हैं कि t इजिकल टू टी बाई फोर, दोलन काल का 1/4। अगर 1/4 लिया हमने तो यहाँ क्या होगा, माइनस ए ओमेगा
साइन 2 पाई अपॉन टी साइन पाई बाई 2, साइन 90 इज 1, तो ये क्या हो गया माइनस ए ओमेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पर होगा समझ में आया? और अब तीसरा ग्राफ अगर अलग से हम देखें करके, अब एक्सेलरेशन का देखते हैं। एक्सेलरेशन अपना क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए क्या था कॉस ओमेगा टी। यहां टी इज इक्वल टू 0 पे निकालो, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये कहां होगा टी बाई 4 पे निकालो, टी बाई 4 पे खुद निकाल के दिखाओ कितना होगा। जीरो, तो टी बाई 4 पे 0 है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, ये 3 ग्राफ दिए होंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा ग्राफ त्वरण का है या कौन सा गति का है या कौन सा विस्थापन का है। ठीक है, और इस वाले ग्राफ को हम अगर हम केवल इसके अगर बराबर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, इन तीनों का बराबर देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, अगर हम सबको टी में बदल दें, बड़े टी में, जिससे आपको सरलता रहे देखने में कि सेम ग्राफ है। तो हमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण रही इसके अंदर कि अगर हम कोई भी निकालना चाहते हैं वैल्यू तो टी इज इक्वल टू 0 पर निकाल लें, और टी इज इक्वल टू 0 पर अगर 0 आ गई तो दूसरा बिंदु पता लगाना पड़ेगा भाई कि धनात्मक है या ऋणात्मक। तो उसके लिए हम क्या करें, टी बाई 4 पर निकाल लें, बस इससे आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है। आपको जैसे ये पता चल जाएगा कि ये कर्व यूं है तो आप फटाक से ग्राफ बना सकते हो। आपको पता चला कि ये नेगेटिव शुरू हो रहा है, टी बाई 4 पे 0 है, तो आप इसको ग्राफ यूं बना सकते हो। अगर हमें यहाँ पता चल गया कि ए है अधिकतम और टी बाई 4 पे 0 है, आप ग्राफ यूं बना सकते हैं। इसका मतलब आप तीनों ग्राफों को यहाँ देखकर, ये पॉजिटिव था, 0 था, ये नेगेटिव था, आप आराम से एग्जाम में बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ विस्थापन का है, कौन सा गति का है और कौन सा त्वरण का है। इसमें कोई शंका हो तो बताइए, मन में कुछ भी हो, मिटा दूं इसको, वो रखेंगे अपन क्योंकि वो हर बार समझने के लिए ध्यान में रहे कि क्या हो रहा है। ठीक है, ये 3 हमारी मूल इक्वेशंस आ गई हैं। किसी भी बिंदु पे कहीं भी कुछ ऐसा लगे कि समझने में दिक्कत आ रही है तो बता देना, उसी समय रोक देना मेरे को, क्योंकि फिजिक्स सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। आपको अभी ऐसा कुछ लग रहा है कोई कठिन चीज़ थी है? कोई बच्चा बताया कि भाई कठिन था, कितना सरल था। वो केवल इसलिए कठिन लगने लग जाता है क्योंकि जब टीचर पढ़ाते हैं ना स्कूल के अंदर, तो वो फटाफट फटाफट सारी चीज़ों को कंप्लीट करके, और ये निकाला, अच्छा देखो ये इसका प्रेक्षण हुआ, ये इसका मतलब ये हुआ, इसका खत्म। एक एक चीज़ मन में क्लैरिफाई कर लो, एकदम साफ कर लेना मन के अंदर
कि ये चीज़ क्यों आई। हर चीज़ का उत्तर आपके पास क्यों से शुरू होना चाहिए, कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आपके मन में कोई शंका, कोई भी शंका हो तो बताना। मतलब अगर एक भी चीज़ में लगे कि भाई हाँ मेरे को ये गलती लग रहा है, तो इसको क्यों लग रहा है, क्या है, इसके बारे में मैं जानूँ। चलो अब अपन ये करते हैं कि अगर सरल आवर्त गति अगर कोई कर रहा है तो उसमें कितना फोर्स होता है, बल, सरल आवर्त गति के लिए बल। ठीक है, ये बल को न्यूटन का सिद्धांत पता है किसी को, बल क्या होता है, एफ टी। ये सब बच्चों को पता है। हमने यहाँ पे क्या देखा अभी, ए क्या है ना, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो हम ये लिख सकते हैं या और क्या लिख सकते हैं, माइनस यहीं पे लिख देते हैं, ए कॉस की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, एक्स टी ओमेगा स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, किसी को कुछ मन में दिक्कत तो बता देना। ठीक है ना, ये क्यों लिख सकते हैं पता है बेटा, तुम बताओ बच्चे, ये क्यों लिख सकते हैं ऐसे, एक्स टी ओमेगा स्क्वायर, बोलो बोलो। हाँ एक्स टी का मान है, और एक्स टी है हमारा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि टी ओमेगा टी लिख देता हूँ, इससे आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, इसको और साफ साफ सा लिख देते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसा। अगर हम इसको यहां पे लिखें तो मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस एक्स टी ओमेगा स्क्वायर। कोई मन में शंका, फिर इसको लिख दो। अब ये दो कांस्टेंट है, एम और ओमेगा स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है, इनको एक साथ रख लेते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स टी। अब दोनों एक कांस्टेंट है, इसके लिए अपन एक कांस्टेंट ले लें, के। ये सबसे आवश्यक चीज बार बार आती रहेगी अपने सामने। अगर हम k इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं तो एफ टी क्या बनेगा, अगर k इजिकल टू एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने k रख दिया, अब बार बार t लिखने की जगह मान लें कि अपन x हमेशा t के साथ ही चल रहा है, तो इसको अपन kx लिख दें, लिख सकते हैं। इसका मतलब जो फोर्स होगा सरल आवर्त गति में वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट का विरोध कर रहा है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, हमेशा उसका विरोध कर रहा है। क्या विरोध कर रहा है, इसी को देखो कि जब हमने इसको यहाँ से ले जाके छोड़ा था तो ये यहाँ आना चाहता था, और जब इसको हमने यहाँ का, क्योंकि हमारे पास गतिक ऊर्जा में हो गया था, तो गतिक ऊर्जा इसको यहाँ पे ले गई, लेकिन ये फिर वापस यहाँ आना चाहता था। तो हमेशा अपनी मध्य गति की तरफ आना चाहता है, मध्य बिंदु की तरफ, मध्य विस्थापन के बिंदु की तरफ आना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा फोर्स हो गया के एक्स। तो एफ को भी मैं इसको, एफ टी को भी अगर थोड़ी देर के लिए केवल एफ लिख लेते हैं। ये क्या सिद्धांत कहलाता है, कौन सा नियम होता है ये, सोचो किसका सिद्धांत पढ़ा था आप लोगों ने, थर्ड चैप्टर, हुक का सिद्धांत, हुक का नियम। ये इस तरह से हुक का नियम वहां पे निकालना नहीं बताया था, लेकिन हुक का नियम ऐसे निकलता है, यह है हुक का नियम।
हुक का सिद्धांत। तो हुक का सिद्धांत क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी बल लगाएंगे किसी वस्तु पे और उसको सरकाएंगे तो वो अपनी पुरानी स्थिति में आने की कोशिश करेगी। यही था अपना हुक का सिद्धांत में सिखाया था। एक लटका के वेट, उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि स्प्रिंग कितना बढ़ गया, याद है आप लोगों को। फिर अब उससे निकालते हैं कि उसका बल कितना होगा, उसका mg के बराबर कर देते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि हमने देखा कि k इजिकल टू m ओमेगा स्क्वायर है। तो इससे ओमेगा स्क्वायर क्या हुआ, तो इसका ये जो सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका कि फोर्स अपन ने ये निकाला, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा। टी आवर्त काल क्या होगा, टी। हमने निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर ये है, फोर्स ये काम कर रहा है, ये है ये। अब हमको पता लगाना है कि आवर्त काल कितना है। बताओ बताओ बच्चे, क्या होगा आवर्त काल, आप बताओ, कोई बताओ, कोई बच्चा बोलो बेटा। अब इसने कैसे बोला, ये क्या बोला बताओ, क्यों, कहाँ से आ गई ये सब चीजें, पाई वाई कहाँ से आ गए, कहाँ। बच्चे ने जो बोला उसका अर्थ ये था कि अगर हम इसको लिखें ओमेगा, तो ओमेगा होगा अंडर रूट ठीक है, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। अगर इसको टी इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2 पाई अपॉन अंडर रूट के बाई एम इज इक्वल टू टी। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम अपॉन के। अगर हमें सरल आवर्त गति में कहीं भी ओमेगा का मान पता चल जाता है तो हम आराम से उसका दोलन काल निकाल सकते हैं। इसमें किसी को कोई शंका हो तो बता देना। समझ में आया है बिंदु बिल्कुल अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम बहुत सरल कि वही जो पहले पढ़े हुए सिद्धांत उन्हीं को लगाया और उससे हम लोगों ने कहा ओमेगा ये आया तो 2 पाई बाई दिस। अगर ये ओमेगा है तो फोर्स कितना होगा, अगर हम ये एग्जाम में आए कि ओमेगा ये दे रखा है, हो सकता है कुछ और फॉर्म में दे दें ओमेगा, और आपसे पूछें कि इसमें सरल आवर्त गति में बल कितना होगा तो क्या करोगे, क्योंकि घुमा के भी दे सकते हैं ना क्वेश्चन, ये तो सीधा कर लिया अपन ने। अब वो ये कहे कि हमने ओमेगा का मान दे रखा है, के का मान निकाल कर इसमें यहां रख देंगे तो अपना एफ इजिकल टू, समझे उल्टा कुछ क्या कह रहा हूं मैं, अब करके दिखाओ मुझे। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ओमेगा का मान 4 है, ओमेगा का मान 4 है तो फोर्स कितना होगा, ओमेगा का मान 4 रेडियन पर सेकेंड है और हमें निकालना है फोर्स कितना होगा। अपन ने जो अभी किया है बिल्कुल उसका रिवर्स है। बोलो बोलो, हाँ। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका के की वैल्यू निकालोगे, तो के क्या आएगा, और अगर के आ गया अपने पास तो हम क्या निकालेंगे, एफ क्या होगा माइनस,
समझ रहे बच्चे कैसे निकल रहा है, ये उल्टा कैसे हो रहा है। अपन ने इसको यहाँ पे रख दिया, के की वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16m। आया सर हमने समझ में। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उल्टा यही आएगा, सीधा नहीं आएगा। सीधा तो आपको याद आ जाएगा, ऐसे निकाला था हमने क्लास में। हमेशा उल्टा आएगा। ओमेगा ये दे रखा है, एम की भी कोई वैल्यू दे देगा और एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी, तो आपसे निकलवाएगा कि फोर्स कितना है। जबकि जिस वो सरल आवर्त गति जिसके अंदर ओमेगा की वैल्यू 4 है, तो उसके अंदर फोर्स कितना लग रहा है। बेटा कुछ आपके मन में कन्फ्यूजन है? किसी के मन में भी कोई इसके अंदर शंका हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं चाहता हूँ आपको लगे सरल है ये सब चीज़, ये कहीं इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना रटना है ना कुछ करना है, बिल्कुल सरल सरल से आप चलते जाइए, आपको लगेगा ये फिजिक्स तो बहुत सरल है। ये मन में बैठा लो कि फिजिक्स आपकी फ्रेंड है, फिजिक्स से दोस्ती कर लोगे तो बहुत मज़े में रहोगे, इसको दोस्ती करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए आपको टाइम ले लेके बताऊंगा, कोई आप बिल्कुल जल्दी मत सोचना कि अपन कोई बहुत जल्दी कोर्स कर लेंगे। पहला ये जो होते हैं 2-3 चैप्टर्स, अगर ये अच्छा आ जाते हैं तो बाद में बहुत गति से आपका पूरा कोर्स बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं है बाद में। ये फर्स्ट 2 चैप्टर ये तरंग और दोलन, दोलन तरंग अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। और अच्छे समझने के लिए क्या करना है, ये 2 चित्र याद रखने केवल। अगर ये 2 चित्र आपने याद रखे तो आपको कहीं भी पूरे चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको पता चलता रहना चाहिए कि अच्छा, जब अगर इधर पेंडुलम जा रहा था तो वहाँ पे स्थितिक ऊर्जा मैक्सिमम थी, यहाँ काइनेटिक की ऊर्जा मैक्सिमम हुई क्योंकि गति मैक्सिमम हो गई। गति अधिक होगी तो काइनेटिक ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्यों? हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा सबसे अधिक है तो उसका मतलब वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक, अब अपन ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा है ना 11वीं क्लास के अंदर, उसको अपन एक सरल रूप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए हम लोगों ने एक स्प्रिंग का उदाहरण लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है। अब हमको, अगर हम एक बल लगाएं इस दिशा में एफ, अगर हम इस दिशा में लगाएं तो क्या होगा, ये सरकेगा यहाँ पर, हमने स्प्रिंग को खींचा, वहाँ ले गए डिब्बे, इसको जो हमारे पास ये गट्टा है इसको यहाँ पे सरका दिया। अब जैसे ही ये हमने सरकाया तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक बल जो इसको वापस इधर लगाना चाहेगा। यानी कि हमारा फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बाह्य बल हमने यूं लगाया, तो स्प्रिंग इसको वापस खींचना चाहेगा, इसको वापस लाना चाहेगा ना, वो पुरानी स्थिति में लाना चाहेगा। तो स्प्रिंग पे जो बल लग रहा है वो है एफ एस। अब आपने जो एस एच एम पढ़ा है, मुझे बताइए कि इसका हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसने कितना कार्य किया है। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, आपको हिंट दे दिया मैंने। और ये मान लीजिए अधिकतम दूरी तक जो सरका है वो है एक्स मैक्सिमम। अधिकतम अगर जो सरक रहा है, तो 0 से स्टार्ट कर कर इसको हम
एक्स मैक्सिमम तक ले गए। अब बताओ क्या होगा। हाँ हाँ, कार्य क्या होगा इसका, अगर हम कार्य निकालें, ये मान के चल लीजिए कि वर्क निकाल रहे हैं, जो स्प्रिंग कर रहा है, स्प्रिंग खींच रहा है ना इसको, तो स्प्रिंग के द्वारा कार्य हो रहा है ना। अपन ने तो बाह्य बल लगा के तो बाहर उधर ले गए, अब इसके स्प्रिंग का जो बल है वो इसको वापस खींचेगा, तो वो एफ एस जो होगा वो होगा बल इंटू दूरी। ठीक है, अब बल तो कितना लगा एफ एस, और मान लो उस बल से सरका है वो थोड़ा सा डी एक्स, कितना सरका है। अगर हम कहें कि एक्स मैक्सिमम तो पूरा हो गया, अगर मान लो केवल एक्स दूरी तक ही दिखाते हैं अपन, पूरा नहीं खींचा, यहीं तक दिखाया अपने को, तो केवल एक्स मान लो, एक्स मैक्सिमम तक तो पहुंच जाएंगे हम। अगर हमने एक्स तक सरकाया है, एक्स तक इसको हम यहाँ ले गए हैं, तो वो डी एक्स भी हो सकता है, यानी कि अगर हम इसको छोटे रूप में ले लें, बहुत छोटे में, कि बहुत छोटा सरका है, तो हम इसको लिख सकते हैं डी एक्स में लिखें। यानी कि हमने जो हमारा रिस्टोरेशन फोर्स है, यानी कि स्प्रिंग का जो बल है, स्प्रिंग का जो बल है वो इसको इतनी दूरी पर ले जाना चाहता है। ठीक है, तो कितना होगा बल, एफ हो गया, एफ एस हुआ, माइनस है डायरेक्शन, और दूरी क्या हुई, तो ये तो हो गया डीएक्स के लिए। तो कुल बल अगर निकालना पड़े तो ध्यान से देख लो क्या करने जा रहे हैं हम। और अपन ने क्या लिखा था कि एफ एस क्या होता है, अभी अभी निकाला था एफ एस, वहां पर एफ एस क्या निकाला था, माइनस के एक्स। क्योंकि बल की वैल्यू हमें पता थी इसलिए। इसमें किसी के मन में कोई शंका, इसको अगर हम इंटीग्रल कर लें तो माइनस के को तो बाहर निकाल दिया, और ये कहां से कहां होगा, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स मैक्सिमम तक, अधिकतम जो खींच सकते हैं वो एक्स मैक्सिमम तक, के एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई, और लिमिट्स क्या होंगी, 0 से, यहां कोई दिक्कत किसी को, बोलो। तो ये क्या होगा इसका, माइनस के, एक्स की जगह एक्स मैक्सिमम रख दिया, तो एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 आएगी वैल्यू। इसका जानते हो ना तो कैसे निकालते हैं लिमिट्स को, एक सेकंड में दोबारा लिख देता हूं। इसका क्या होता है तरीका, पहले इस वैल्यू को रखो फिर इस वैल्यू को रखो, तो क्या हो गया, एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। ठीक है, तो हमारे पास आ गया माइनस के एक्स एम स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने एक बाह्य बल F लगाया था, ध्यान से सुनो क्या चीज हो रही है, अगर हमने एक बाह्य बल F लगाया तो उसके कारण स्प्रिंग वापस उसको उस स्थान पर ले जाना चाहता है गट्टे को, तो उसके द्वारा कितना कार्य होगा, माइनस के एक्स एम स्क्वायर। और अगर हम बैलेंस की स्थिति को देखें तो क्या होगा, ये बल और ये बल बराबर होना चाहिए, यानी कि उल्टा कोई निकालना चाहे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हमने एक जो गट्टा सरकाया था उसके कारण स्प्रिंग ने जो कार्य किया वो इतना है, कुछ भी वैल्यू दे दी, तो आप बाह्य बल कितना लगा होगा, माइनस। क्यों, क्योंकि बाह्य बल इस दिशा में लग रहा था और उतना ही समान बल स्प्रिंग में लगेगा, क्योंकि कार्य तो बराबर होगा ना, कार्य तो हमेशा
जितना आप कार्य करना चाहेंगे और जितना कार्य खर्च होगा, एनर्जी तो लॉस होगा नहीं कभी भी। इसलिए जितना बल हमने बाहर यहाँ लगाया था उतना ही बल स्प्रिंग यहाँ पर डेवलप करेगा। इसका मतलब अगर हम कहें कि F की वैल्यू क्या है तो हम ये लिखेंगे कि XM स्क्वायर बाई 2। तो सरल आवर्त गति में तो सरल आवर्त गति में ये कार्य है, और कार्य को क्या कहते हैं? कार्य क्या होता है? ऊर्जा। वेरी गुड। कार्य होता है ऊर्जा, यानी कि इसकी स्थितिक ऊर्जा, यानी कि इसकी ऊंचाई तो चेंज हो नहीं रही थी, केवल स्थितिक ऊर्जा है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक ही लेवल पे है। उसी लेवल पे स्प्रिंग ने कार्य किया उसको वापस खींचने का, तो उसके कारण जो बाह्य बल था उसके आधार पे जो फोर्स लगा वो फोर्स इज इक्वल टू के XM स्क्वायर हुआ, और इसको कहते हैं स्थितिक ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिक ऊर्जा। आज यहीं तक पढ़ेंगे। टाइम खत्म हो गया क्या? अच्छा, क्वेरी है, मैंने सोचा कि शायद अभी तो इनका थोड़ा सा ठीक चल रहा था। हाँ बेटा बोलो, सवाई माधोपुर से। हाँ बच्चे बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, ये पूछ रहे हैं एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स कैसे हुआ सर? एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स कैसे हुआ? अभी बताया था बेटा आपने उसको, चलो दोबारा बता देता हूँ। सर हम अभी आए हैं? अच्छा, अभी आए हो क्या? ये हुक का नियम होता है बेटा, ये हुक का नियम है। यहाँ भी हुक का नियम हम लोगों ने डिराइव किया था, लेकिन मैं आपको हुक का नियम बता देता हूँ। हुक का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी स्प्रिंग पर यदि किसी भी दिशा में बल लगाया जाए तो वो स्प्रिंग उसको वापस उसी स्थिति में लाने के लिए विपरीत दिशा में कार्य करेगा फोर्स के। वो होता है हुक का नियम। क्या होता है? एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका अर्थ क्या है? यहां अगर देखोगे तो हमने जो ये बल लगाया इस दिशा में बल लगाने के कारण जो स्प्रिंग ने काम किया वो विपरीत दिशा में किया, यानी कि वो नेगेटिव दिशा में काम कर रहा है, फोर्स लगाने की नेगेटिव दिशा में काम कर रहा है। और हमको ये पता है कि ये जो फोर्स होता है ये विस्थापन के अनुपातिक होता है, इसलिए इसके ये नेगेटिव के एक्स आता है। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं? सवाई माधोपुर बताओ। हाँ सर, आया इस बात को? ये हुक का नियम है सीधा सा, ये हुक का नियम है। हुक का नियम ये कहता है कि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के अनुपातिक होगा। इसको हमने निकाल के भी दिखाया था यहाँ पर, अभी 2 लाइन में निकल जाता है वो। ये याद रहने का एक बिंदु है जिसको कि हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छा बताइए, स्थितिक ऊर्जा अपने को पूरा समझ में आया या नहीं? सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अच्छा, अब और कोई क्वेश्चन बताइए। कल अपन काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे।